Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good 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 evening, sir. सर आप कुछ बोल रहे हैं? Hello? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yeah, hi. Yes, sir. Good evening, 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 बच्चों. Good evening. Hello, students. आपको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, Yes, sir. sir. Good evening, sir. You are audible. Yes, sir. You Right. are Yes, sir. audible. So, my name is Krishnakant Chaturvedi, and I'll be your teacher for social studies from now onwards. Okay, sir. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, All right. sir. So, अभी तक चलो एक छोटा सा इंटरेक्शन कर देते हैं. ठीक है? आप मेरे को बताओ कि क्या क्या अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है. व्हाट आर द सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड और क्या क्या चीजें हो गई हैं. कौन बता सकता है? सर हिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए थे. 2 चैप्टर हो गए हैं. Yes, sir. Revolution तक हो गया है. Sir, कौन से कौन से? सर हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड है. और है. सर और सर ज्योग्राफी में हमारा और सर ज्योग्राफी में ड्रेनेज, सर क्लाइमेट. सर इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड सर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और सर ठीक है। चैप्टर 3 ड्रेनेज और चैप्टर 4 सर क्लाइमेट. सर क्लाइमेट तक हमारा हो गया था. और उसके बाद ठीक सर है। सिविक्स में व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी हो गया था. और ठीक सेकंड है। चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन भी हो गया था. थर्ड चैप्टर ठीक है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो गया था. सर हमारा ठीक है। सिविक्स में 3 तक हो गया था. और सर इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर हो गया था. पीपल एज रिसोर्स हो गया था और पॉवर्टी एज चैलेंज हो गया था. ठीक है. तो आई बिलीव आपके पास जो हमारे 2 कहना चाहिए लेसन्स हैं हमारे, मतलब मेजरली जो 2 पार्ट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं. हमारा सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? Excuse me, sir. Yes, सर B1 के बच्चों को शायद नहीं हुआ, वो कुछ बता रहे तो हैं. अभी तो इसमें हमारे A1 के ही से बच्चे हैं ना सर? सर दोनों मिक्स है अभी. No, sir. अभी सर, दोनों है, दोनों A1 और B1 दोनों है. यस सर. Yes, But sir. sir, हमारा ज्योग्राफी में क्लाइमेट नहीं हुआ अभी. कोई बात नहीं. तो देखो ऐसा है कि अपने 2 हम पोर्शन जो पूरे कर चुके हैं, जो भी हमारे हुए हैं उसको, ठीक है. जिनका नहीं हुआ है हम थर्ड फेज के बाद उनके दोबारा से वो चैप्टर्स पूरे करवा देंगे. ठीक है? ओके सर. नहीं सर, उनकी अलग क्लासेस भी चलती हैं, उसमें हो जाएंगे पूरे. नहीं, अगर नहीं है, मान लीजिए अगर किसी का छूट गया है कोई चैप्टर, फॉर एग्जांपल ड्रेनेज नहीं हुआ है किसी का, या किसी का कुछ सिविक्स में रह गया है, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग.
we'll do all the chapters after the syllabus is completed of phase 3. ठीक है? यस सर। सर अभी Yes, sir. निकालनी है। क्या बोलो? अभी अब कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे हिस्ट्री से? आप अभी देखो, ऐसा क्या, हम लोग का यूटीज हुए हैं अभी, शायद कुछ कुछ बच्चों के हो गए हैं, कुछ के रह गए होंगे शायद। यस सर, हो गए। अच्छा, किसी का ऐसा है जिसका नहीं हुआ है तो मेरे को बता दो आप। सर मेरा सर अभी नहीं हुई, सर अभी नहीं हुए हैं। जनवरी में है। अच्छा, जनवरी में है। सर अच्छा, ओके, प्री फाइनल है। ठीक है। तो एक एक करके मेरे को बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आ सकते हैं, जिनके बच्चों के हो गए हैं। ऑब्वियसली वो नहीं बताएंगे क्योंकि उनके तो हो गए यूटीज। जिनको लगता है कि उनके आने वाले हैं, तो कोई आइडिया है कि टीचर्स ने बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? सर नाजिज्म। सिलेबस नहीं बताया। सर बाकी जो आने वाला था वो सब तो कंप्लीट हो ही गया है सर लगभग। सर मतलब Yes, अगर बाकी देखें तो complete जितना हो गया, सीबीएसई नागपुर का ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, ठीक है। आज देखते हैं कि हमारे पास फेज 3 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। यस तो सर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपका फेज 3 ओपन कर रहा हूं, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट। सर हिस्ट्री में हमारे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनीज और पेस्टोरल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड भी हो गया था। यस सर 4 हो चुके हैं चैप्टर। सर 4 हुए टोटल इसमें। ये फेज 3 में है बट सर नाजिज्म सर इसमें से एक क्योंकि शायद फेज 50 1 में के है। 2 चैप्टर, सुनो, फेज 1 के 2 चैप्टर हुए होंगे। सर इसमें से सर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड फेज 1 के 2 कॉलोनीज चैप्टर्स हुए होंगे और फेज 2 के 2 चैप्टर्स एक्सक्यूज मी सर, सर नाजिज्म वाला करा दीजिएगा सर, वो हमारे पेपर में आना है। यस सर। मैं करवा दूंगा बेटा, टेंशन ना लो, मैं सारी चीजें करवा दूंगा, ठीक है? सिर्फ नाजिज्म नहीं, अपन सारा ये करेंगे, उसके बाद एक बार पूरा शुरू से रिवाइज भी कर लेंगे इसको, ठीक है? यस सर। एंड सर नेचुरल एजुकेशन एंड वो वाला जो लास्ट चैप्टर था वो भी आ रहा है शायद। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ वाला, वो वो तो कट है। कट होता है बेटा। सर सीबीएसई ने शायद वो कट किया। सीबीएसई के सिलेबस में बेटा वो होता नहीं है। यस सर। बाकी इन केस अगर होगा तो अगर आपकी क्लास में बोला जाएगा या कुछ भी सीन होगा, विल डू दैट आल्सो, ठीक है? डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके सर। ओके ओके सर। सर। सर जेएसपीएससी में तो सर सारे आएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो डू वन थिंग, नहीं ठीक है, डू वन थिंग, नहीं ठीक है। बच्चों एक काम करो, सब लोग अपने अपने मॉड्यूल निकाल लो और नाजिज्म से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। सर मॉड्यूल या बुक? हाँ सॉरी, बुक निकाल लो। अगर मॉड्यूल, अगर आपके पास मॉड्यूल हो तो मॉड्यूल निकाल लो, क्योंकि सर, हम मॉड्यूल लोगों ने जो मॉड्यूल दे रखे हैं ना आपको, सर वो ऐसे रिटर्न में प्रोवाइडेड नहीं है। पीडीएफ में भी नहीं है तुम्हारे पास, किसी के पास? सर पीडीएफ अवेलेबल है। क्लास। अच्छा, ओके। तो मतलब अधिकतर लोग, तो मुझे लगता है कि मोबाइल के थ्रू क्लास ले रहे होंगे ना शायद? यस सर। Yes, sir. फिजिबल नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बुक्स निकाल लो, ठीक है? आई विल गाइड यू विद द बेसिक थिंग्स, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझा के फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके सर। ऑलराइट। आपको एक ये व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है आपकी विंडो पे? यस सर, दिखाई दे रही है। यस सर। सर यस सर। और एक ये मॉड्यूल मैंने ओपन कर रखा है, ये भी दिख रहा है क्या? No, नो sir. सर। नो सर। अच्छा ठीक है, तो आई डू वन थिंग, मैं एक मॉड्यूल को भी तुम्हारे पे, उस पे सबके स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूं, तो एक बार सब लोग इसको देख लो कि किस तरह के मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। वैसे हमने ऑलरेडी दे रखे हैं तो शायद आपने देख लिए होंगे ऑलरेडी, बट स्टिल जस्ट गिव मी अ मोमेंट। खोल लीजिए ना सर, ज्यादातर तो उसी में से ही आता है। क्या खोल लूं बेटा? सर मॉड्यूल की बजाय सर एनसीईआरटी के जो मतलब बुक्स होती है वो वाली खोलिए। बेटा जो हमने मॉड्यूल बनाया ना, उसमें एनसीईआरटी का कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, पर तुम टेंशन ना लो, मैं मॉड्यूल उसके बुक के थ्रू भी एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है? चिल मारो, तुम परेशान मत हो। ओके सर। ओके सर। एक सेकंड दो मेरे को। जस्ट अ मोमेंट।
सर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन करा देते। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सर सर तो हो रखा है शायद। नहीं सर वो नहीं हुआ। नहीं नो सर वो नहीं नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। सर वही करा देते सर, वो सर पहले अभी आप नाजिज्म भी पढ़ा दीजिए। सर पहले नाजिज्म पढ़ा दीजिए सर, वो ज्यादा। ओके, एक सेकंड दो मेरे को। ओके, सो अभी दिखाई दे रहा है ये मॉड्यूल आपको? सर दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है? यस सर, और यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर्स नेम इज नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, यस सर। अब बेसिकली start with the name. Alright. So when we start with the name, it says Nazism and rise of Hitler. ठीक है, तो Nazism means it was a sort of I would say a process or a style. ism basically क्या होता है बच्चों? रिलीजन को लेकर के होता है, राइट? जैसे हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिज्म या फिर सिखिज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म, आप लोगों ने ये सुना होगा ना, ISS। यस हाँ, यस नाज तो कोई रिलीजन है नहीं, राइट? ऐसा कोई रिलीजन तो नहीं आपने सुना कि नाज कोई रिलीजन हो? बहुत सारे रिलीजन आपने सुने होंगे। यस सर, यस सर। यस सर। तो बेसिकली ये क्या था? इट वाज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट? एन अप्रोच, एक थॉट प्रोसेस था, एक ऐसा तरीका था जिसके थ्रू लोग जीते थे, राइट? जैसे सोशलिज्म हो गया, लोग सोशल चीजों को लेकर सोचते हैं। कैपिटलिज्म हो गया, लोग कैपिटलिस्ट अप्रोच के साथ जीवन जीते हैं, पैसे को लेकर के सोचते हैं जिसमें। तो नाजिज्म हो गया जिसमें नाजी परंपराओं को सोचा गया, एक ऐसी चीजें दिमाग में लाई गई जिसमें कि जो भी नाज जो थॉट प्रोसेस था उसे परस्यू किया गया। अभी नाज थॉट प्रोसेस क्या था ये हम इसमें पूरा देखेंगे, ठीक है? दूसरा एक और ऑप्शन है इसमें, हम देखते हैं एंड द राइज ऑफ हिटलर। मतलब हिटलर कहां से आया? हिटलर को सब जानते हैं, नाम जानते हैं सब लोग हिटलर का? वो जर्मनी पे राज करता था। पूरा नाम बता सकता है कोई? एडोल्फ हिटलर। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसने एक बुक लिखी थी, बहुत फेमस बुक है, कोई बता सकता है? क्या बुक सर माइस चलो परेशान मत हो, मैं बताता हूं। जब वो बुक का नाम था मेन कैम्प। यस सर, जब वो जेल में थे सर। नहीं बेटा, माइस उसने नहीं लिखी, वो सर वो तो महात्मा गांधी ने लिखी है सर वो, और सुभाष चंद्र बोस ने भी लिखी क्या है। नाम है बुक का? मेन कैम्प नाम है बुक का, मैं लिख देता हूं यार, सर माइंड कैंप है ना? हाँ, मेन कैम्प, बिल्कुल बिल्कुल मेन कैम्प। वो बेसिकली उसका तरीका है कि उसने कैसे जीवन को जिया, वो उसकी ऑटोबायोग्राफी है कि उसने कैसे लाइफ को जिया है, राइट? यस सर। ऑलराइट, तो ये एक्चुअली वन लाइनर क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि उसकी बुक का नाम क्या है, इसलिए मैंने बताया। सो नाउ वी हैव द टॉपिक्स हियर, वी हैव ओवरव्यू, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह की क्या चीजें चल रही हैं इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ने वाले, ठीक है? देन वी हैव बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, मतलब वेमर रिपब्लिक कैसे आया, स्टार्टिंग में वेमर रिपब्लिक क्या था, उसमें कैसे वो बना, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हिटलर्स राइज टू पावर, मतलब हिटलर कैसे पावर में आया और कैसे उसको पावर मिली, वो कैसे छोटा सा एक सिपाही के उससे आर्मी में आया था और लास्ट में कैसे जर्मनी का हेड बन गया, तो ये हम कैसे पूरा देखेंगे, ठीक है? उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, द नाजी वर्ल्ड व्यू। ये वो व्यू है बेटा जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, नाजिज्म कि नाजिज्म बेसिकली है क्या, तो उसकी नजर से दुनिया क्या है और दुनिया की नजर से नाजिज्म क्या, ठीक है?
Yes, sir. यूथ इन नाजी जर्मनी। अब यूथ बेसिकली क्या होता है आप जानते हैं, जो यंग जनरेशन होती है। तो नाजी जर्मनी में यंग जनरेशन कैसे जी रही थी, मतलब कि जैसे आज हम देखते हैं यूथ है वो अपनी मर्जी से जी सकता है, वो वोट कास्ट कर सकता है, वो पढ़ाई कर सकता है, वो जॉब कर सकता है इंडिया में कहीं। तो क्या नाजी जर्मनी में भी यूथ ऐसा ही कुछ कर सकता था या नहीं कर सकता? उनके पास ठीक बहुत है, नो सर। ये भी हम देखेंगे। नो सर। यस सर। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों थोड़ा सा। तो कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में सुना होगा या गैस चैम्बर के बारे में सुना होगा। यस सर। यस वो यहाँ पे इसी चैप्टर में इसी पोर्शन से आ जाता है क्वेश्चन। तो इस तरह की सारी चीजें इस चैप्टर में हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाएंगे, ठीक है। एंड आई विल एक्सप्लेन, इफ यू वांट एनीथिंग यू कैन आस्क मी, आई विल राइट डाउन थिंग्स, ठीक है। सर जो यूथ जनरेशन होती थी तो उन्हें कंसंट्रेटेड कैंप्स में इसलिए रखते थे ना, क्योंकि जो नाजिज्म का पॉइंट होता था उसके खिलाफ वो पॉइंट ना करे, इसीलिए। बेटा एक्चुअली क्या है ना, नाजी जो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पहले उसे समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन कैंप्स के ट्रीटमेंट को समझने से पहले। क्योंकि पता है उसमें अगर किसी ने पढ़ा हो ये चैप्टर तो रिलीजन के बेसिस पे या फिर कलर और क्रीड के बेसिस पे, यहाँ तक कि आंखों के कलर के बेसिस तक पे भी लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। यस सर, वो कहते थे कि ये प्योर ब्लडेड आर्यन नहीं है तो इसे हम कंसंट्रेशन कैंप में भेजेंगे। ये आर्यन रेस की नहीं है, ये प्योर ब्लड नहीं है, तो इनको हम मार देंगे। ये एक सब अप्रोच था, छोटा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं। इसके अलावा ये केल्विन बूस्टर है, इसमें कुछ टेस्ट होंगे, हमारे प्रैक्टिस सेट है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पुराने एनटीएससी में क्या क्वेश्चन आए हैं या और इसके अलावा क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब इसमें है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर पे आते हैं फटाफट से। टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड होंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ऊपर, ठीक है। ओवरव्यू पढ़ते हैं। चलिए कोई बच्चा मेरे लिए पढ़ेगा इसको ओवरव्यू को? सर मैं आए सर में आए सर मैं आए मैं बताता हूँ, चलो कौन पढ़ेगा, एक सेकंड दो मेरे को। मनोज कुमार है? यस सर। ठीक है, मनोज कुमार पढ़ो। Overview. Many of you will know something about the Nazis and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of idea about world and politics. Let us try and understand what Nazism was all about. Let us see why Hellman's father killed himself and what the basis of his fear was. In May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in the Berlin bunker in April. At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminal for crime against peace, for war crimes, and for war against humanity. Germany conduct during the war, especially those whose action came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions, invited worldwide condemnation. What was this act? सर आगे बढ़ो। नहीं अभी रुको बेटा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये कहता है कि आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सुना होगा कि हिटलर कौन था, नाजिज्म क्या है, सर आवाज सुना है तो हम आपकी आवाज बहुत आवाज करती है सर। ज्यूज को था, ठीक है। अच्छा कोई बता सकता है कि ज्यूज का भी कोई एक कंट्री है? मेरी आवाज कट रही है, ओके एक सेकंड दो। क्लियर है क्या? यस सर, बहुत कट रही है। यस सर अब क्लियर है। बहुत कट ये सब भी रही है। कट रही है। अभी क्लियर है क्या? यस सर। बेटा ये कहता था कि
हम जब देखते हैं कि उसने ज्यूस को मारा, एक पॉइंट आता है कि हमें ये पता चलता है कि हमें याद आता है कि उसने क्या किया था, ह्यूमैनिटी का मर्डर किया था। और वो ह्यूमैनिटी का मर्डर बेसिकली क्या था कि उसने बहुत सारे ज्यूस को सर, उनके रिलीजन के बेसिस पे या उनके सर पथ के बेसिस आपकी पे मार दिया वॉइस था। ब्रेक हो ठीक रही है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, बहुत हो रही है, एक सेकंड। बहुत हो रही है। है। यस सर। ऑडिबल। अभी कुछ भी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? Yes, sir, clear. यस सर। यस सर, अब ठीक है। ठीक है। तो मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ज्यूज, राइट, कि हम लोग हिटलर के बारे में ज्यादा नहीं जाने, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। ठीक है, यस सर। अब वो लोग कौन थे? वो लोग थे ज्यूज। ज्यू बेसिकली एक जुदाइज्म रिलीजन है, उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। ठीक है, Yes, sir. सर ज्यूस क्रिश्चियंस होते नहीं हैं। बेटा, एक ये सेपरेट रिलीजन है, क्रिश्चियंस नहीं होते। ये एक यहूदी वर्ड सुना है आपने? सर यहूदी, जूडिज्म। जुदाइज्म। हाँ, जुदाइज्म। बुद्धिज्म नहीं है ये, कभी आप लोग बुद्धिज्म से इसे वो करें। सर तोरा वाले सर, तोरा जिनकी बुक है। सर जाने हाँ, आप, अच्छा एक मैं बताता हूँ। अच्छा, किसी ने इजराइल का नाम सुना है? इजराइल। वाले। यस यस सर, इजराइल। सर वही नाम है इजराइल। तो इजराइल के जितने भी लोग हैं, इन इजराइल इज द ओनली कंट्री दैट इज फॉर ज्यूज। मतलब ज्यूज अगर दुनिया में कहीं भी है और उनको लगता है कि वो परेशान है, तो वो बिना किसी प्रॉब्लम, वो मतलब उसके पेपर वर्क और ज्यादा उस सब चीजों के, वो सीधे इजराइल जा सकते हैं। दे कैन सेटल डाउन देयर। वहां की गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है सेटल डाउन करने के लिए। ओके, इंडिया के जूस यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इसमें हिटलर की लाइफ कैसी थी, उसकी लास्ट में। अच्छा, इससे पहले सब लोग कोई ऐसा जानता है कि वर्ल्ड वॉर 1 क्या चीज है और वर्ल्ड वॉर 2 क्या चीज है? बता सकता है कोई? यस सर कंट्रीज की भी मतलब फाइट हुई थी वर्ल्ड वॉर मतलब सब। कंट्रीज के बीच में। अलायंस के बीच में हुई थी। सर एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। सर सेंट्रल पावर और एलाइड पावर्स। ठीक है, यस सर, सर। अलाइड पावर में यूके है बताता हूँ तुमको। गुप्त फ्रांस। संधियां होती रहती थी, तो रुको, होल्ड करो, एक सब लोग होल्ड करो, मैं दिखाता हूँ। देखो, ये व्हाइट स्क्रीन सबको दिखने लगा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। सर मुझे तो शायद तो या पता को मार दिया था, तो इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। तो गुप्त संधियों के कारण कुछ कंट्रीज आपस में वॉर लड़ने को फिर मजबूर हो गई, क्योंकि उन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप कर रखी थी। इस तरीके से हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 तो शायद। वर्ल्ड वॉर 1 बेसिकली जो कंट्री था वो दो पार्ट्स में, सॉरी कंट्री नहीं, दो वर्ड था, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, एक थे एलाइज और सेंट्रल पावर्स। और ठीक है, दूसरी सेंट्रल। दूसरी थी यस सर। सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर। ठीक है, एक था वर्ल्ड वॉर 2। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसमें एक एलाइज ग्रुप था Allied and Axis. और दूसरा था Axis. Axis पावर्स। सर एक्सेस पावर। Axis. एक सेकंड, ये एक्सेस।
एक एक्सेस पावर था, ठीक है। अब बेसिकली ये एक्सेस पावर क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है। यहां पे दो ग्रुप है हमारे पास, एलाइज और एक्सिस। लास्ट टाइम जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, कोई बताएगा मेरे को कि कब से कब तक हुआ था, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन बता सकता है? 1914 सर 1914 से 1990 11/28/1918 तक। 1919 तक 18 तक। 18 तक, वेरी गुड, 1942 18 तक, ठीक है। और अगर हम देखें तो जो आपका ये है वर्ल्ड वॉर 2, ये कब से कब सर तक? 1939 से 1945 1945 ठीक है। अब हमको दो बातें समझनी होंगी यहाँ पर। एक कंट्री ऐसा था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज ग्रुप की तरफ से लड़ा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस ग्रुप की तरफ से। कोई नाम बताएगा? जापान। सर इटली। जापान। सर कौन सा है? सर सर जर्मनी। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जर्मनी सर, इटली, जर्मनी दोनों बराबर। सर इटली। अरे ये तुमको नाम नहीं दिखाई दे रहा, मैंने लिखा है यहाँ पर। यस सर, इटली। सर इटली। अच्छा, ये एक कंट्री था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज की तरफ से लड़ा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस ग्रुप की तरफ से लड़ा था। अब एक्सिस ग्रुप बेसिकली और सेंट्रल पावर एक ही है, ठीक यस है। सर, एक ही है वो सर, पहले मोनार्की के एलाइज टाइम था। ग्रुप में स्टार्टिंग में वही फ्रांस, यूके, ठीक है, ये कंट्रीज थे। रशिया। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, सर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन ऑस्ट्रिया, एम्पायर, सर टर्की, ऑटोमन एम्पायर था उसमें, हंगरी, ठीक है। और एक्सिस पावर में अगर हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो यहाँ पर यूएसए, जर्मनी, जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, जापान, हाँ, ऑस्ट्रिया, जर्मनी इटली, जापान। और इटली सर और जापान। जापान, और ठीक है। ये मेजर कंट्री, सब बाद में फ्रांस भी जुड़ गया था। ये मेजर कंट्रीज थे, ठीक है। यस सर, यस सर। और तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि कौन सा ग्रुप कौन सा है, ये समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, चलो मैं फिर इसको वो करता हूँ और अपना वापस उस पे आते हैं। सर बाद में फ्रांस भी जुड़ गया था ना? फ्रांस सर वो दोनों में शुरू से गया ही नहीं है, ठीक है। अलाइड में था ना फ्रांस तो? हाँ, एलाइज ग्रुप। ओके सर। सर अलाइज में था फ्रांस। हाँ जी सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में एलाइज में यूएस भी एंटर कर गया था, तभी जर्मन डिफीट हुआ था। हाँ, और नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूएस ने एंटर किया था। और जापान पे सबको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बार्डमेंट हुआ था, जापान ने सरेंडर कर दिया था और लास्ट में जापान ने सरेंडर किया है, और तब जाकर के वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। वरना जर्मनी ने तो लास्ट 45 में ही लगभग सरेंडर कर दिया था एक तरीके से। यस सर, ठीक है, एकदम लास्ट में, मतलब 45 शुरू हुआ था और उसने खत्म कर दिया था अपने आप को। लेकिन ये लोग जो जापान वाले, इन्होंने हार नहीं मानी और लास्ट में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर कॉन्जिक्यूटिवली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है कि उस बॉम्ब का नाम क्या था कि जो उन पे गिराया गया था? एटम बम। एटम बॉम्ब तो बेटा न्यूक्लियर बॉम्ब था। वो तो सारे बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब कोई सा भी बॉम्ब हो सकता है। नाम जैसे तुम्हारा नाम कुछ है, मेरा नाम कुछ है। चलो मैं बताता हूँ, सब लोग लिख लो कहीं पे। सर लिटिल बॉम्ब। सुनो मैं बताता हूँ। लिटिल बॉय, यस लिटिल बॉय, और दूसरा था फैट मैन। लिटिल बॉय कहाँ पे फेंका गया था? हिरोशिमा। और दूसरे का नाम क्या था? फैट मैन। हाँ, बैटमैन मत लिख लेना, फैट मैन है ये। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। सर एक और बार बता दीजिए। अलग अलग थे सर, सेम नहीं थे दोनों। लिटिल बॉय और फैट मैन।
लिटिल बॉय बेटा हिरोशिमा। ओके सर। बैटमैन नागासाकी, यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। Yes, आगे बढ़े। ये सुपरमैन बैटमैन नहीं है, फैटमैन है। यस सर, यस सर। इस टाइम पे अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट थे सर, क्योंकि सेंट्रल पावर के मेन पार्ट यही थे ना। क्या चीज? सर कोई रूजवेल्ट करके थे। टाइम तो सर आइंस्टाइन तब जीते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इसके अगेंस्ट। ये जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है ना बेटा, ये 32nd प्रेसिडेंट थे और 45 तक ही रहा था ये बंदा। 1933 से स्टार्ट होके 45 तक। ठीक है, आगे बढ़े, अब इस चैप्टर में आ जाए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हमारे पास कौन कौन से बच्चा पढ़ना चाहेगा इस समय? चलो मैं बताता हूँ। इस समय सौभाग्य। यस सर। ठीक है, सौभाग्य पढ़ो। The birth of Weimar Republic. First World War and its outcomes. Two groups of First World War allies, England, France, Russia, withdrew in 1917. Later joined by USA and Central Powers, Germany, Austria, Hungary, and Italy. The war ended with the defeat of Central Power. रुको। ये बता रहा है जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया आपको कि एलाइज ग्रुप था और सेंट्रल पावर था। एलाइज ग्रुप में हमारे पास इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था। रशिया जिसने बाद में विड्रॉ कर लिया था वॉर से, ठीक है। और बाद में यूएसए ने ज्वाइन कर लिया था। वही दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इटली था। नहीं, इसमें इटली बेटा गलत दे दिया है, यहाँ पर इटली नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली, हाँ इसमें नहीं, टर्की होगा। हाँ यहाँ पे टर्की ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है। वो बेसिकली मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेमर रिपब्लिक। चलो पढ़ो बेटा, सौभाग्य। Establishment of Weimar Republic. After the death of Imperial Germany, a National Assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. ऑलराइट, तो बेसिकली ये रिपब्लिक एक रिपब्लिक समझते हैं सब लोग। अभी हमने पढ़ा था पहले व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ा है। यस सर, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट अ हेरिडिटरी पोस्ट। तो रिपब्लिक का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? यस सर। हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, वो एक इलेक्टेड नॉट अ हेरिडिटरी पोस्ट। बेटा एक एक करके बताओ, मुझे कुछ भी समझ में। चलो मेरे को मानस बताएगा। मानस बताओ। यस सर। Sir, the head of the state is an elected person and it is not a hereditary post. Very good. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, और ये सब गाइडेड होता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, बीट रिटन और वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक, चलो। तो एक ऐसा रिपब्लिक ये लोग फॉर्म कर रहे थे, एक ऐसा कंट्री फॉर्म कर रहे थे जो कि एक रिपब्लिक कंट्री हो, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट चुना जाए, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट हो, ना कि कोई जिसमें राजा का बेटा राजा हो जाए, वैसा वाला एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो एक असेंबली बनाई गई और वो असेंबली कहां पर मिली? वेमर में, इसीलिए इसको वेमर रिपब्लिक बोलते हैं। वेमर एक जगह है, ठीक है। यस सर। और वहां पर इन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसका सर आपकी आवाज कट रही है। फेडरल स्ट्रक्चर था। यस सर, आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर था? फेडरल स्ट्रक्चर था। अब फेडरल स्ट्रक्चर का कोई मतलब बताएगा मेरे को? फंडामेंटल, तो जहाँ पे एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। वेरी गुड। लेकिन ये तो डिवाइड होती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और इसमें जुडिशरी में। अब इसमें तुमको थोड़ा सा अंतर समझाता हूँ। यूएस के बारे में जानता है कोई? यूएस का नाम सुना है? सबने सुना होगा। यस सर। ठीक है।
और इंडिया को भी जानते हैं सभी लोग अच्छे से, इंडिया में रहते हैं सर कोई कहीं जैसे और बाहर स्टेट और रहते हैं? नेशनल गवर्नमेंट होती है सर, दो तरीके से सर जैसे चलती है। वेरी गुड। अब ये समझने वाली बात है बेटा यहाँ पर कि इंडिया इज अ कंट्री विद अ फेडरल स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट अ फेडरल कंट्री। ठीक है, ये याद रखेंगे। इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है? फेडरल है, लेकिन इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है। ठीक है, मतलब सर मतलब वही बता रहा हूँ, आप समझ। यस सर, मतलब इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, और एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. फेडरल स्ट्रक्चर में दो Yes, पार्ट्स होंगे sir. पावर के, पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अब अंतर क्या है दोनों में कि फेडरल कंट्रीज में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना होल्ड नहीं होता है। ठीक है, देयर आर ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर एग्जांपल अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प खत्म होकर के जॉय बिडेन आ गए हैं, आपको पता चला हो तो यूएस में अभी Yes, इलेक्शन थे। sir. ठीक है? Yes, तो sir. Yes, sir. अगर प्रेसिडेंट चेंज होगा तो वो पूरे यूएस के लिए चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक स्टेट के लिए, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया के लिए हो गया या टेक्सास के लिए हो गया या अलास्का के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा, सारे स्टेट्स के लिए होगा। Yes, sir. ठीक है, तो कुछ Yes, चेंजेस sir. ऑब्वियसली सबके लिए होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर होंगे तो, लेकिन मेजोरिटीली वो काम अपना अपना करेगी। जो जो काम उनको डिवाइडेड है स्टेट गवर्नमेंट का, वो अपना अपना काम करेगी। फॉर एग्जांपल लॉस एंजलिस की पुलिस न्यूयॉर्क में जाकर के अपना काम नहीं कर सकती है, न्यूयॉर्क की पुलिस न्यूयॉर्क का काम करेगी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Okay, sir. लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में भी तो ऐसा ही है कि स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। सर लॉस एंजलिस मतलब अलग अलग स्टेट्स यूएस की से उनका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग नहीं होता बेटा। सर अपने एरिया की पुलिस अपने एरिया में ही काम करेगी सर, ये सिस्टम है। हाँ, पुलिस इज जस्ट एन एग्जांपल बेटा, कि जैसे एलएपीडी है वो लॉस गवर्नमेंट भी अलग हो एंजलिस सकता है उधर डिपार्टमेंट है। की। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एलएपीडी हो गया लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, राइट, और एनवाईपीडी हो गया न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। अब बेसिकली क्या होगा कि अगर लॉस एंजलिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो न्यूयॉर्क पुलिस जाकर के वहां पे हेल्प नहीं करेगी, लॉस एंजलिस अपने आप देखेगा, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ऐसा कहेगी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। लेकिन इंडिया में भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, जिसके हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? प्राइम बताओ। मिनिस्टर। सर प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी। मिस्टर नरेंद्र नरेंद्र मोदी। मोदी। Yes. ठीक है, और अगर हम देखें तो एक हमारे यहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट भी है, जिसके Yes, स्टेट sir. गवर्नमेंट के हेड कौन होगा? सर चीफ मिनिस्टर। वेरी गुड, Chief चीफ Minister. मिनिस्टर। और इस समय अगर सभी लोग मेरे साथ से दिल्ली से ही हैं, Yes, sir. यस Yes, सर। हाँ, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? Arvind अरविंद Kejriwal. केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम समझ में आ गया तो कि हमारे पास दो गवर्नमेंट तो यहाँ पे भी है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है बेटा कि थोड़े दिनों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको याद है कि नोट बैन किया था, डिमोनेटाइजेशन किया था, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 1000 और 500 के नोट बंद करके 2000 के नोट शुरू कर दिए थे। यस सर। Yes, तो Yes, कोई sir. चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कह दिया था कि हमारे यहाँ काम नहीं चलेगा, हम तो पुराने वाले नोट चलाएंगे, ऐसा कोई कह सकता था क्या? No, sir. Central government का law है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड ने ऑर्डर दिया था। क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड ने दिया था, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है होल्ड्स अ बिट पावर ओवर एवरी स्टेट्स गवर्नमेंट। ठीक है, Yes, sir. साथ ही में आपने देखा होगा कि थोड़े दिनों पहले एक और स्टेट है इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर, नाम सुना है? Yes, sir. सर यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो उसने क्या किया कि उन्होंने दो बड़े बड़े काम किए। पहला, वहां पे से आर्टिकल 370 और 35 हटा दिया, और दूसरा जम्मू कश्मीर स्टेट को डिवाइड कर दिया दो अलग अलग पार्ट्स में। एक बना दिया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और एक बना दिया लद्दाख यूनियन। Ladakh. ठीक है, ये जो मैं बताता हूँ ना, इसको थोड़ा थोड़ा साइड में कहीं लिख लिया करो, छोटा मोटा ऐसे रफ पेजेस पे, तो क्या पता दिमाग में डाउट रहता है। ठीक है सर, मैंने हाँ जी। जब ये सर्च किया था गूगल पे, डू अमेरिकन स्टेट्स हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर ये बता रहा है इन द यूनाइटेड स्टेट्स
each state have its own written constitution. Usually they are much longer than the United States Constitution, which has only contained 4,543 words. बेटा अब मैं इसी पे आ रहा था बेटा, कि इंडिया में किसी भी स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। एक स्टेट था जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, कोई बता सकता है कौन सा? सर जम्मू एंड कश्मीर का था। जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली अब इसको थोड़ा समझने में थोड़ा सुनो ध्यान से, है ना बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हुआ क्या था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुई थी 1947 में, ठीक है, और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हो गया था और वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया था 26 जनवरी को, ठीक है। ओके सर। तो अभी क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ था कि एक कैबिनेट मीटिंग बनी थी, एक टीम बनाई गई थी जो कि अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी, ठीक है। कमेटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और उसने साथ में क्या कहा कि इंडिया में बेसिकली क्या था बेटा, 500 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट, यस सर। और उन स्टेट्स को ये कहा गया कि आप लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, जो जो चीजें आप चाहेंगे वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करके, शुरू में आपका कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा, बाद में हम इसी को टेक ओवर कर लेंगे और आपका स्टेट हमारे यहाँ मर्ज कर जाएगा, ठीक है। यस सर। फिर बाद में क्या हुआ कि ज्यादातर स्टेट्स के राजा महाराजा, तुम्हें पता है बच्चों, आलसी टाइप के होते हैं भाई, खाना पिया खाया मौजली, कौन काम करे मेहनत करे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने नहीं बनाया और ये कहा कि ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा वही हम एज इट इज वो मान लेंगे, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन की कोई खास जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट्स ने बनाया, जैसे कि जेएनके ने, तो जेएनके ने कुछ प्रोविजंस की मांग की, कुछ चीजें की गई, तो उनको वो चीजें दी गई, ठीक है। यस सर। ठीक है, लेकिन होलसेल पावर फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही था। जैसे कि जो नोट बैन हुआ था, तो वो जेएनके में भी करना पड़ा उन्हें, ये नहीं था कि वो नहीं करते, है ना। ये सब उनके कुछ एक्सपेरिमेंट किसी दिन अपन लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, तब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें रह गई थी और क्या क्या चीजें उन्होंने बोली थी, ठीक है। ओके सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब सर सब स्टेट के पास आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, रुक जा। तो सर फेडरल स्टेट और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस हुआ? मुझे तो मेरा बेटा, मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक मिनट मेरे को दे दो थोड़ा सा। होगा क्या यहाँ पर, अब हमें बस इतना सा और समझना है कि यूएस में क्या है, जो कि अभी इसने बच्चे ने कहा कि सारे स्टेट्स का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और वो अपने हिसाब से चीजें चलाते हैं, लेकिन उस पे उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई होल्ड ज्यादा नहीं होता, ठीक है। यस सर। और बेसिकली बेटा वो जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, माना वही जाता है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस को काम अगर हम देखेंगे तो बाकी पोर्टल्स पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स चीजों को चलाने के लिए यही एक फेडरल स्ट्रक्चर का अंतर है। फेडरल कंट्री का क्या है कि स्टेट्स के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, अपना अपना तरीका होगा चलाने का, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया का सिर्फ स्ट्रक्चर फेडरल है, यानी दो गवर्नमेंट तो है हमारे यहाँ, लेकिन हम दोनों गवर्नमेंट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, ठीक है। यूएस में होते हैं सर, वहाँ पे सर जैसे एक सर अगर स्टेट सर अगर जैसे वो होता है ना सर, नेशनल कोर्ट सर, उसमें अगर हाई कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट, उसमें अगर हार जाते हैं तो फिर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा, पर अगर हाई कोर्ट जो स्टेट का होता है उसमें अगर हारते हैं तो स्टेट का लगेगा। बेटा देखो, अगर तुम प्रॉपर उसमें जाओगे ना, फिर चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझने पड़ेंगी, फिर उसमें इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो हमारा चैप्टर मिस कर देता है सर, क्योंकि हाई कोर्ट सर हर स्टेट का एक ही होता है सर, पर सुप्रीम कोर्ट पूरी अगर हम देखें तो इंडिया में भी तो हाई कोर्ट्स है ना, दिल्ली में हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। यस सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी है। तो सर बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ फेडरल कंट्री और फेडरल सिस्टम में? उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, मेन डिफरेंस है बेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड स्टेट गवर्नमेंट पर होता है या नहीं होता है, बस इतना ही, ठीक है। जिसके में होगा वो फेडरल कंट्री में होल्ड नहीं होता है।
समझे? रुको Yes, मैं लिख कर sir. समझाता हूँ, Yes, तुमको sir. ऐसे नहीं समझ में आएगा। रुको होल्ड करो 1 सेकंड। सर एक बार लिख दीजिए। हाँ मैं लिख के ही समझाता हूँ। सर जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर हुआ सर। मेरे को दो 1 सेकंड अब तुम। ये हो गया फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, और Yes, sir. ये हो गया फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक Yes, है। sir. यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। फेडरल स्ट्रक्चर में भी यही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। लेकिन अंतर क्या होगा कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट से बड़ी होगी, ठीक है, उसका होल्ड होगा, इसका होल्ड होगा। किसके ऊपर होल्ड होगा? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। यस सर। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ये दोनों अपनी अपनी पावर्स रखती हैं, ठीक है। Yes, sir. और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसके किसी काम में टांग नहीं अड़ा सकती, Yes, sir. ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड है, फॉर एग्जांपल इस समय जो जोई बिडेन है, ठीक है, वो ये नहीं कह सकते कैलिफोर्निया के मेयर को या किसी भी को भी कि तुम जाओ और अपने स्टेट में ऐसा काम कर लो, फॉर एग्जांपल रात में इलेक्ट्रिसिटी बैन कर दो, ऐसा कुछ नहीं, वो बर्डन नहीं डाल सकते उनके ऊपर। लेकिन अगर हम यहां देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने सारे बिल्स लगातार ये लोग लेके आ रहे हैं। आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया कि बैन कर दिया था करेंसी, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। दूसरा फिर यूनियन टेरिटरी में बदल दिया उन्होंने JNK और पूरा स्टेट ही चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो और इसके अलावा आपने पहले भी देखा होगा, अगर किसी को पता हो तो आंध्र प्रदेश को भी इन्होंने क्या किया था, किसी को पता है? यस सर, तेलंगाना में और तेलंगाना सर उसको सेपरेट कर दिया गया था। तेलंगाना में के बेसिस पे हुआ था। हाँ, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश, आंध्रा में सीमांध्र इसको बोलते हैं, सीमांध्र, ठीक है, इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और भी बहुत सारे स्टेट्स को किया है, जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में डिवाइड कर दिया, बिहार को झारखंड और बिहार में कर दिया, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में डिवाइड कर दिया था। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, उसके पास एक पावर होती है विच ब्रिंग्स इट अबव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो उससे उसे बड़ा बना देती है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो होगी, स्ट्रक्चर बेसिकली, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बच्चों? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि दो गवर्नमेंट होंगी। कितनी होंगी? दो गवर्नमेंट होंगी, ठीक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब है। अब यस सर, जो दो ये गवर्नमेंट है, ये बेसिकली क्या होंगी कि भैया अब वो कैसे काम करेंगी, कैसे फंक्शन करेंगी, ये डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल है या फिर वो कंट्री ही पूरा फेडरल स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, फेडरल कंट्री ही पूरा है, ठीक है। तो इंडिया ने फेडरल स्ट्रक्चर तो अडॉप्ट किया, स्टार्टिंग में फेडरल स्ट्रक्चर तो अडॉप्ट किया, लेकिन बाद में जो हमारे होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उन्होंने कहा हम इस कंट्री को फेडरल कंट्री नहीं बनाएंगे, हम स्ट्रक्चर तो ले लेंगे, हम अपना बेसिक रूल तो हम रखेंगे कि दो गवर्नमेंट होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड होगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आगे चले? यस सर। चलिए, तो एक सेकंड दीजिए, मैं वापस से उस पे आता हूँ। Establishment of Weimar Republic. चलिए आगे आते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेमर रिपब्लिक हो गया, पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल। सर पढ़ूं? बिस्मार्क और पेटेल। Okay, so Peace Treaty of Versailles. The Peace Treaty of Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace.
Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron, 26% of its coal. The Allied powers demilitarized Germany and forced Germany to pay £6 billion as war compensation. Allied armies occupied resource or rich Rhineland. ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या हुआ बच्चों कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड है, ठीक है? यस सर। इसमें क्या हुआ कि एलाइज जो ग्रुप था, एलाइज ग्रुप में कौन कौन था बताएगा कोई? ऊपर लिखा हुआ है, फिर से देख सकते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड यूरोप। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। यस सर। ठीक है। तो और साथ में इटली भी था, मैं फिर बता चुका हूं, ठीक है? तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि सारी पावर्स जो भी ये बेसिकली एक शेमफुल ट्रीटी थी जर्मनी वालों के लिए। क्यों थी? क्योंकि सारी पावर्स उनसे छीन ली गई थी, उनके रिसोर्सेस को आपस में बांट लिया गया था, उनकी 13% ऑफ टेरिटरीज उनकी ले ली गई थी, आयरन उनसे ले लिया गया था, कोल ले लिया गया था उनसे, और बेसिकली जो उनका सेल्फ बिलीव था, जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो पूरी तरीके से डेवास्टेट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ठीक है? यस सर। और इसी की वजह से चांस मिला था हिटलर को आगे आने का, बिकॉज हिटलर के पास एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट था, दैट ही वाज अ वेरी गुड स्पीकर। वो बहुत अच्छा बोल सकता था। ही यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल इन अ वे कि लोग पागल हो जाते थे उसके लिए काम करने के लिए, ठीक है? ये जितने भी बड़े बड़े फाइटर्स और ये जितने भी बड़े वो लोग रहे ना जिन्होंने तानाशाह की, दे आर ऑलमोस्ट अ वेरी गुड स्पीकर। चाहे आप सेल्यूकस को अलेक्जेंडर को ले लीजिए, सिकंदर, चाहे आप हिटलर को ले लीजिए, चाहे आप मुसोलिनी को ले लीजिए, चाहे आप नेपोलियन को ले लीजिए, ठीक है? तो ये जितने भी बड़े बड़े रहे, दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, ठीक है? और इसी की वजह से ये लोग मोटिवेट कर देते हैं लोगों को जान देने के लिए, देश के लिए। जैसे कि आज भी आप देखेंगे तो आर्मी में क्या होता है? वॉर क्राई होता है ना? यस सर। वॉर क्राई किस लिए होता है? कि लोगों के अंदर जोश भरने के लिए, सो दैट दे गेट रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द लीडर, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके सर नीचे कर दीजिए। कर रहा हूं बेटा। The effect of war. The effects of war. The war had a devastating impact, both psychologically and financially. From a सर ये क्या लिखा हुआ है? Continent of creditors, Europe turned into one of debaters. Debtors बेटा, debtors. Actually debtor ये DEBT debt होता है ना, debt, कर्ज। यस सर, कर्ज होता है, कर्जा। हाँ, तो डेटर्स होते हैं जिनके ऊपर कर्जा हो। Okay, sir. Socialist, Catholics and Democrats, November criminals who supported Weimar Republic were targeted by conservatives, which impacted political developments. There are changes in society, also like soldiers were placed above citizens but lived miserable life. Democracy was a fragile idea there. People lost confidence in government. सर आगे पढ़ना है? नहीं बेटा, इसे थोड़ा समझ लेंगे। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है वैसे तो तुमको कि क्या हुआ कि ऑब्वियसली देखो, वॉर चाहे कितना भी अच्छा हो, मतलब कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, या कोई भी जीते, ठीक है, नुकसान दोनों तरफ से होता है, ठीक है भाई? जो हारा ऑब्वियसली उसका तो नुकसान है ही, लेकिन जो जीता, लोग तो उसके यहां भी मरते हैं ना। यस सर। यस सर। भाई वो लोग अपना बॉम्ब जो जिन्होंने बनाया होता है या फिर जो मशीनरी जमा की होती है, वो सब उसमें चली जाती है। भाई बॉम्ब तो ऐसा तो नहीं फ्री में बन जाएगा, मान लीजिए कल ही बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा। नो सर। यस सर। इट टेक्स टाइम, बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारी मैन पावर लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है, वो सब चीजें खर्च होती हैं, ठीक है? तो नुकसान पूरी दुनिया का ही हुआ। और ऑब्वियसली अगर आप देखो तो यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट था जिसमें वॉर में, आप देखो कितने सारे कंट्रीज थे, फ्रांस था, यूके था, जर्मनी था, रशिया था, इटली था, इतने सारे कंट्रीज थे, ठीक है? और वहीं दूसरी तरफ देखें हम तो दूसरे कॉन्टिनेंट से यूएस भी आ गया था, यूएस,
तो इतने सारे अगर कंट्री अगर करेंगे तो बेसिकली क्या था, आपने देखा होगा कि एक समय पर यूरोप जो था वो बहुत प्रॉस्परस एरिया हो गया था, ठीक है। 1500 बीसी के 1500 एडी के बाद में यूरोप के पास बहुत सारा पैसा आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि यहाँ के लोग अलग अलग कंट्रीज में जाकर के अपनी कॉलोनीज बनाने लगे थे। जैसे कि इंडिया में एक कंपनी आई थी यूके से, कोई नाम बताएगा? ईस्ट इंडिया 1600 में इंडिया में आई थी और फिर 1947 तक ब्रिटिश पावर हमारे ऊपर राज किया उन लोगों ने। यस हाँ, तो हालांकि कंपनी का जो पार्ट था वो 1858 में खत्म हो गया था। 57 का जो वो हुआ था ना फर्स्ट फ्रीडम फाइट, उसके बाद कंपनी का खत्म हो गया था, लेकिन ब्रिटिश होल्ड रहा 47 तक हमारे ऊपर, ठीक है। तो नुकसान बेसिकली उस समय पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा रिच हो गए थे, लेकिन बाद में जब वॉर हुआ तो गरीबी आ गई, लोगों के अंदर बहुत लोग कर्जे में डूब गए, ठीक है। और उसके अलावा क्या चीज था कि जो ये जो जिन्होंने वेमन रिपब्लिक को सपोर्ट किया था, उनको टारगेट किया किन लोगों ने टारगेट किया? कंजर्वेटिव्स ने, ठीक है। और इसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। मतलब कि लोगों को अगर आप किसी को मारोगे तो उनकी टीम में फर्क पड़ेगा ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज बीजेपी उठ करके कांग्रेस के लोगों को मारना शुरू कर दे तो दुख तो होगा ना सबको, लोगों को। तो लोगों का फेथ खत्म हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर से, ठीक है। तो उसी का फायदा उठाया हिटलर ने कि गवर्नमेंट जो है वो किसी काम की नहीं है, रिपब्लिक जो है, ये रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है ये किसी काम की नहीं है। आपको किसकी जरूरत है? एक ऐसे लीडर की जो कि देश के पावर को वापस लेके आए। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, और मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं आर्मी का मैन हूं, मैं आर्मी को लेकर के कू करके चीजों को खत्म कर दूंगा, रिपब्लिक को, और आई विल बी गाइडिंग द कंट्री एज अ डिक्टेटर, यस, ठीक है। तो ये डिक्टेटरशिप उसने वहां पर स्टार्ट कर दी थी। चलिए अब वो पढ़ेगा बच्चा, 1 मिनट दो मेरे को, मैं बताता हूँ कौन पढ़ेगा। कृष्णा, कृष्णा पढ़ो। सर द वॉर ऑफ द सर इफेक्ट्स ऑफ द वॉर से ना? नहीं बेटा, तू कहाँ पर है? सर पॉलिटिकल रेडिकलाइज्म, political radicalism and economic crisis. The political atmosphere in Berlin. आवाज तो बहुत ज्यादा आ रही है, मेरे को तो सुनाई भी नहीं दे रहा। सर मैं जोर से बोलो, जय माता दी। सर स्टार्ट कर रहा हूँ। The political atmosphere in Berlin was charged with demand for Soviet system governance. Those opposed to this, such as socialists, Democrats, and Catholics, met in Weimar to give shape to the Democratic Republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veterans organization called Free Corps. The enthused spectators later found the Communist Party of Germany, communists and socialists henceforth become irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. अब बेसिकली क्या हुआ कि जो वहां पर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था ना वो चेंज हो गया। बर्लिन क्या है पता है? कोई बताएगा बर्लिन क्या है? कैपिटल ऑफ जर्मनी। कैपिटल ऑफ जर्मनी। कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो बर्लिन का जो एटमॉस्फेयर था वो चेंज हो गया था, और ये लोग कैसी गवर्नेंस की स्टाइल की मांग करने लगे थे? सोवियत स्टाइल। अब सोवियत क्या है? रशिया, ठीक है। और रशिया में हमने रशिया में कैसी गवर्नमेंट आ गई थी? सोवियत सोशलिस्ट गवर्नमेंट। बेसिकली ग्रुप वाइज।
और इन लोगों ने क्या किया, सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स जो थे ये वेमर में मिले, इन्होंने क्या करा कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक इस तरह की कंट्री बनाएंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। अब वेमर रिपब्लिक crushed the uprising of the with the help of a war veteran organization called Free Crops. The anguished separatists later founded the Communist Party of Germany. और इन्होंने फिर कैसी पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये कम्युनिज्म वही है बेटा जो रशिया में था, ठीक है, सोवियत यूनियन में था, याद है आपको? वहां पे जो निकोलस जार था उसको खत्म करने के बाद कैसी गवर्नमेंट आई थी? यस सर, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, याद है? यस सर। यस हाँ जी, सर। तो वैसी ही शेप गवर्नमेंट की आई। चलिए, हाइपर इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का कोई मतलब बताएगा मेरे को, क्या होता है इन्फ्लेशन? सर भुखमरी, महंगाई। एकदम से सर ज्यादा दाम बढ़ जाता है सर नॉर्मल चीजों को। महंगाई बेटा, महंगाई। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा महंगाई, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, तो सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं बताता हूं। वैभव है, वैभव, वैभव। यस सर। हाँ पढ़ो बेटा। सर सिचुएशन से, हाँ जी, सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। Germany had fought the war largely on loans and had reparations in gold. In 1920, सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर आवाज ब्रेक हो रही है ना? यस सर। यस सर। एक सेकंड। कैन आई रीड? सर कैन आई रीड? लक्षेंद्र। सर मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था, सर पढ़ूं? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था, चल एक बार इसको रुक जा। अभी लक्षेंद्र नेक्स्ट टाइम तुम पढ़ लेना, अभी वैभव को पढ़ने दो। वैभव बेटा पढ़ लो। सर फिर सर मेरे शायद वापस लीव हो जाए तो सर आप लक्षेंद्र को ही पढ़ने दीजिए। चलो ठीक है, लक्षेंद्र तू ही पढ़ ले बेटा, पढ़ लो। Okay. Situation of hyperinflation. Germany had fought the war legally on loans and had to pay war reparation in gold in 1923. Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area, Ruhr, to claim their coal. Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly. With too much printed money in circulation, the value of German mark fell. In April, the US was equal to the 24,000 marks. By December, the figure had run into trillions. As the value of the marks collapsed, the prices of the goods soared. This crisis came to known as hyperinflation, a situation when prices rise phenomenally high. The Americans intervened and bailed Germany out by introducing Dawn's Plan, which reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germans. अब क्या हुआ कि आपको याद है कि एक ट्रीटी हुई थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, नाम बताएगा कोई? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। उसमें क्या हुआ था, आपने देखा था कि उसके कोल्स को, उसके रिसोर्सेज को, पैसे को कब्जा कर लिया था बाकी एलाइज के ग्रुप ने। ठीक है, अब उसको जर्मनी की सारी संपत्ति को चूस के सर उसे ऐसी छोड़ दिया था। बहुत ज्यादा अब करेंसी उसके ऊपर क्या हुआ कि बहुत सारे लोन्स आ गए थे और उसको वॉर का जो रिपरेशन था वो भी देना था, गोल्ड में देना था। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया कि पहले तो मना किया कि भैया हम नहीं दे पाएंगे। तो फ्रांस ने क्या किया कि भैया उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, उस पे कब्जा कर लिया और उसके उस पे कोल वगैरह पे, वहां पे जो भी था वो सब अपने पावर में उसमें ले लिया। तो रिटेलिएट करने की कोशिश की जर्मनी ने, और उसके लिए उसने क्या किया कि वो पैसा, जरूरत पड़ी उसे पैसे की, तो उसने क्या किया कि आंख बंद करके प्रिंटिंग प्रेस में नोट छापने शुरू कर दिए। अब जब नोट बहुत सारे छापने तो करेंसी का जो वैल्यू था वो गिर गया। यस सर। ठीक है, यस सर। एक लेवल पे हद ये हो गई कि यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर की वैल्यू 24,000 मार्क हो गई। यस। ठीक है, यस सर। हाँ यस सर। यहाँ पे यूएस के बाद डॉलर नहीं है,
अपने अपने बुक में, अपने अगर फिजिकल प्रिंट बुक मिल जाए तो उसमें आप लोग डॉलर कर लेना, ठीक है। सर बुक में तो पर दिसंबर में लिखा हुआ है करीब 9,88,60,000 लिखा हुआ है। कहाँ पे सर बुक में दिसंबर तक। यस सर, ये अप्रैल में तो इतना ही हुआ था सर, दिसंबर में और 9,88,60,000। क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा, कहाँ पर? सर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि दिसंबर में 24,000 था, तो सर ये तो अप्रैल में था सर। दिसंबर में तो सर 98 मिलियन और 660,000 था। नहीं, इसमें तो लिखा है अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। वही तो है दिसंबर के टाइम में। नहीं, ये कह रहा है अप्रैल में इतना था 24,000, बाय दिसंबर द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, और दिसंबर आते आते क्या हुआ, ट्रिलियंस में चली गई। यस सर, क्योंकि जितने कम होते हैं सर, जैसे कुवैत दिनार होता है सर, उनकी वैल्यू 240 रुपीज होती है 1 कुवैत दिनार की सर, क्योंकि वो बहुत कम ही प्रिंटेड होते हैं सर, वैसे ही। एग्जैक्टली हाँ, और उसके भी और भी कई रीजन है बेटा, कि किसी भी कंट्री के पास कितना गोल्ड है, कितना फ्यूचर रिजर्व है, ठीक है, इन सब चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। अभी आपके कैश की तो पता चलता है कि आप कितना आप बाहर से अपने यहाँ मंगा रहे हैं चीजें, कितनी आप इंडिया से बाहर या किसी और कंट्री से बाहर बेच रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम सुना है ना? यस सर, यस सर, तभी तो वो सर ऑयल नेशन है सर, सब वो बहुत करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसलिए उनकी करेंसी की भी बाद में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाद में इसी को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान आया, क्या नाम था उस प्लान का? डेविस प्लान, जिसने की इन चीजों को रिवोक करने की कोशिश की, ठीक है, और जर्मन्स के ऊपर से बर्डन खत्म करने की ट्राई किया। अब आता है कि बहुत खतरनाक समय था जर्मनी के लिए, ईयर ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये बेसिकली देखा जाए तो पूरे यूरोप के लिए ही खतरनाक समय था। पूरे यूरोप के लिए था, वॉल स्ट्रीट जब हारा हुआ कंट्री था तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही था। और ये बेसिकली हुआ था क्योंकि जो वॉल स्ट्रीट थी वो क्रैश कर गई थी 1929, ठीक है। स्टॉक मार्केट यूएसए का, स्टॉक मार्केट कोई स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। यस पढ़ बेटा। लक्ष्य सर में पढ़ रहा। The years of depression, German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. On one single day, 24 October 13, से नीचे कर दीजिए, 13 million shares were sold. This was the start of Great Economic Depression. The national income of the USA fell by half. The effect of this recession in the US economy were felt worldwide. Why depression? Germany's recovery was dependent on short-term loans from USA. All of a sudden, a new problem emerged when Wall Street Exchange crashed in 1929. On 24 October 1929, due to fall in prices, people sold their shares, which was start of Greek economic. सर नीचे कर दीजिए। Depression. Between 1929 to 1932, national income of US fell by half, and worldwide were the effect of this depression, and Germany got worst hit. This crisis made people jobless and created deep anxieties and fears in the people. Also, the society was filled with the fear of proletariat being reduced to rank of working class. अब बेसिकली क्या हुआ, हम ऊपर से देखते हैं फिर से। ईयर ऑफ डिप्रेशन में क्या था कि जो जर्मन का बेसिकली सब कुछ डिपेंडेंट था ना, वो यूएस से लिए गए लोन पे डिपेंडेंट था। जो उसकी इंडस्ट्रियल रिकवरी हो रही थी, जो कि इन्वेस्टमेंट जर्मन ने किए थे, वो बेसिकली क्या था, वो यूएस से लोन लेकर के किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1929 में वो वहां का जो स्टॉक मार्केट था,
ठीक है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो गिर गया। और कितना गिरा? इतना गिर गया कि यूएस का जो टोटल नेशनल इनकम था वो हाफ तक चला गया। जैसे हमारे, आपने नाम सुना है सेंसेक्स निफ्टी, इसका नाम सुना है किसी ने? यस सर, देखा है न्यूज में। यूएस में ऐसा ही है बेटा, डाउ जोन्स। यूएस का जो है उसका नाम है डाउ जोन्स, ठीक है, वो क्रैश कर गया। और बेसिकली क्या हुआ कि यूएस के लोगों ने एक दिन के अंदर लाखों शेयर्स बेच दिए थे, डर के मारे कि हमारे पैसे जितने भी मिल रहे हैं उतने तो मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर उन्होंने 100 रुपए खरीदा था तो आज उस शेयर की वैल्यू 50 रुपए रह गई, तो वो लोग डर गए ना भाई। आपने किसी से 100 रुपए, अगर वो 105 रुपए होते हैं तो आप खुश होते हैं, लेकिन अगर वो 95 हो जाते हैं तो आपको डर लगने लगता है। लेकिन अगर पता चला कि वो 50 रुपीज ही रह गए 100 के, तो टेंशन हो जाएगी ना। तो लोगों ने क्या किया कि भैया बेच दो, जितना आ रहा है उतना ही ले लो, ठीक है। लोगों ने सोचा, पता चला 100 के 0 हो गए, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, यूएस में डिप्रेशन आ गया, यूएस की जो इकोनॉमी थी वो एकदम गड़बड़ा गई। और यूएस ने जिसे लोन दे रखा था, अब जर्मनी ने कहा भैया हमें और लोन चाहिए। उन्होंने कहा लोन वोन छोड़ो, पहले हमारे पैसे वापस करो, हम लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। तो दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इतनी सारी चीजों की वजह से पूरा एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, ठीक है। और यूएस की जो इनकम थी वो हाफ हो गई, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई, उसके इफेक्ट्स हुए। और जर्मनी की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो तो पहले से परेशान था बेचारा। लोगों ने उसके सामान पे कब्जा कर लिया, उसके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया, उसकी जो टेरिटरी थी उस पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद उसका इंडस्ट्रियल पे जो लोन वोन लेके उसने बेचारे ने शुरू किया, वो भी खत्म, ठीक है। यस सर। ऐसा ही है जैसे समझो कि किसी आदमी ने लोन लिया बैंक से और दुकान खोली, ठीक है। उसके पास पैसे थे नहीं बेचारे के पास, उसके पैसे लोगों ने छीन लिए थे, ठीक है, लोगों ने लूट लिया था उसे। फिर उसने क्या किया, बैंक से कर्जा लिया और दुकान खोली। और दुकान खुलते ही तीसरे दिन क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया, दुकान बंद, इनकम आए नहीं, लेकिन बैंक को तो कैश देनी है, बैंक तो कहेगा। तो उसने कहा भैया मेरे को खाने के लिए पैसे दे दो। उन्होंने कहा पैसे वैसे छोड़ो, हमारी किस्त वापस करो पहले। तो समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ये सारी चीजें हो रही थी वहां पर, और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ गया कि अब हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। ये जो इन्होंने बनाया था ना, जो रिपब्लिक बनाया था, उसके ऊपर से भरोसा लोगों का खत्म हो गया कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, ना तो ये युद्ध में जीत सकती है और ना ही इकोनॉमिक सिचुएशन को संभाल सकती है। तो लोगों का एक तरीके से जो भरोसा था वो खत्म हो गया था गवर्नमेंट के ऊपर से, ठीक है। यस सर। और लोगों की टेंशन एक और हो गई कि भैया लोग ये होने लगा कि पोर्टल प्रोलेटराइजेशन होने लगा, कि मतलब इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को लगने लगा कि हमारा जो रैंक है वो हम कहीं मजदूरों के रैंक में तो नहीं आ जाएंगे। वर्किंग क्लास बेसिकली जो है, जो कामकार होते हैं ना, काम करने वाले लोग, जॉब्स पे जाने वाले, फॉर एग्जांपल कोई जॉब पे जा रहा है, छोटी जॉब या बड़ी जॉब। पहले लोग अमीर थे, लोग इंडस्ट्री थी, अपनी खुद की बिजनेस था लोगों का, अपनी अपनी फैक्ट्रीज थी। वहां से हटा के लोगों को ऐसा तो नहीं, लोगों को लगने लगा कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हमें दूसरों के जाकर के काम करना पड़ेगा फैक्ट्री में। तो ये एक फियर क्रिएट हो गया वहां पर, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिटलर्स राइज टू पावर, इसको पढ़े कि कल नेक्स्ट क्लास में पढ़े? अभी कितना टाइम बचा है अपने पास? सर 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट सर 2 मिनट 2 मिनट बचे हैं, तो बताओ क्या करें, नेक्स्ट क्लास में करें, बाकी एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। यस सर। यस सर। यस सर। यस रिवाइज ठीक कर है, लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पहले मुझसे पूछ लो, फिर वरना रिवाइज कर लेते हैं। सर मुझे एक डाउट था। पूछो बेटा। सर आपने नाम बताओ बताया पहले कि तो, नाम बताओ। सर ज्योतिष नाम। अच्छा ठीक है, बताओ। सर आपने बताया सर फेडरल गवर्नमेंट में सर जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सर, वो स्टेट गवर्नमेंट के सर बर्डन नहीं डाल सकती। लेकिन सर जिस कंट्री के पास फेडरल स्ट्रक्चर होगा तो सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन डाल सकती है। बेटा बर्डन का पॉइंट नहीं है यहाँ पर होल्ड का पॉइंट है। बर्डन तो देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर
फेडरल कंट्री भी है कोई, मान लीजिए यूएस अगर फेडरल कंट्री है भी, ठीक है, तो अगर वहां का प्रेसिडेंट चेंज होगा और मान लीजिए जो बिडेन ने कहा कि कल से सब लोग 9 बजे की जगह 11 बजे ऑफिस आएंगे या 11 बजे की जगह 9 बजे ऑफिस आएंगे, तो आना ही पड़ेगा एक ऐसा रूल, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो वो तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसकी गवर्नमेंट को वो प्रेशराइज कर देगा, ऐसा नहीं है कि वो कह देगा कि ठीक है तुम लोग बेकार लोग हो, तुम्हारी तो गवर्नमेंट चलेगी नहीं, तुम एक काम करो, तुम्हारी गवर्नमेंट को हम खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। ओके सर। है ना, तो बेसिकली यहाँ पावर का वो है कि किसके पास पावर और किसके पास पावर क्या कहना चाहिए, होल्ड है किसी और स्टेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो पीएम है वो किसी भी स्टेट के ऊपर, आपने देखा होगा जो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, यस और सर, स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर सकते हैं। यहां तक कि पीएम की सिफारिश पर ही होगा ये काम, ठीक है। पीएम खुद बोलेंगे कि सर आप ऐसा है, ये स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसकी वजह से हम ये गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यस सर, हाँ, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर अपहोल्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले एक एजुकेशन स्कीम शुरू की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि सारी एजुकेशन जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी है, बुक्स का तरीका, क्लासेस का तरीका, कि कौन सी क्लास कैसे पढ़ाई, क्या चीजें होंगी, ठीक है, +1 +2 +3 करके करा गया है, ठीक है। तो वो बेसिकली सिस्टम हर एक स्टेट को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट कह दे कि नहीं हमको पुरानी तरह से पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की बुक जानते हो जो आपके हाथ में है, यस सर, यस सर, वो बुक अराउंड द स्टेट सेम होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक है, ठीक है। यस सर, यस सर, हाँ, और वो जहां जहां भी सीबीएसई के स्कूल होंगे, एनसीईआरटी के जहां भी सिलेबस प्रैक्टिस होता होगा वहां पर यही बुक पढ़ाई जाएगी, ठीक है। हम नहीं पढ़ पाएंगे ना सर वाले सर नई एजुकेशन पॉलिसी से। नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है वो उसके बारे में किसी और क्लास में बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, अगले साल से लागू हो तो रही है शायद। वो छोटी छोटी क्लास में स्टार्ट होगी अभी बेटा, पहले एजुकेशन प्रॉपर पहले स्टार्ट तो हो जाए, एजुकेशन पॉलिसी तो तब स्टार्ट होगी, अभी तो घर में ही पढ़ रहे हो। तो मेरे मम्मी पापा भी टीचर है, पहले तो एजुकेशन तो स्टार्ट हो जाए, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, अपने कोचिंग ट्यूशन जाना, ये स्टार्ट तो करो, एजुकेशन पॉलिसी भी स्टार्ट हो जाएगी, होगा ना सर। 2021 जुलाई तक बंद हो गए स्कूल। जुलाई तक बंद हो गए? यस सर, यस सर। कब? यस सर, सर वो आ गया सर नोटिस, मतलब दिल्ली एनसीआर के हो गए हैं, दिल्ली एनसीआर के हो गए, कब हुआ ये बेटा? सर हमारे पास तो वो आया था सर, मतलब हमारे पास से पहले पता था, उन्होंने बताया था। कितने तारीख को आया था, कुछ आइडिया है? नहीं सर, मतलब जैसे फ्रेंड होते हैं ना कुछ टीचर पापा के, मम्मी के, तो उनको पता था। हमें सर्कुलर नहीं, मेरे मम्मी पापा ने बताया। सर्कुलर नहीं आया है, बस तुम लोग को एक हिंट है। हाँ सर, हिंट है, बट अभी कोई पता और नहीं पता। अच्छा, ओके ओके, जैसे 4-5 दिन पहले हुआ कुछ, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में तो शुरू हो गया है, जैसे यूपी में क्लासेस चल रही हैं, 9th 10th 11th 12th के बच्चे जाते हैं। यस सर, 10th के अल्टरनेटिव बेस पे बिहार में भी क्लासेस चल रही हैं, डिग्री कॉलेजेस वगैरह में भी चल रहे हैं, और स्कूल्स में भी 9th 10th 11th 12th स्टार्ट हो गया है। राजस्थान में भी कुछ कुछ जगह पर स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं। जर्मनी से पता नहीं सर, एक नया अपडेट आ गया ना सर कोरोना वायरस को 19.1। हाँ, वो यूके के से आया है नया स्ट्रेंड जो आया है वो। देखो सब लोग सैनिटाइजेशन का ध्यान रखो, हाथ अच्छे से धो, मास्क वास्क लगा के बाहर निकलो, और 2 गज की दूरी रखो, सब लोग खुश रहो और कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक रहेगा, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान देंगे आप लोग, इसमें ये नहीं करेंगे कि हम पढ़ाई को थोड़ा सा वो कर दें, मिस कर दें। अच्छा, आज का सब कुछ समझ में आया है? कोई ऐसा जिसके दिमाग में कोई चीज नहीं आई है, मुझसे पूछ लो। सर समझ में तो आया, बट सर मुझे ऐसा लगा कि सर एनसीईआरटी में ज्यादा क्लियर हो जाता है। बेटा वो भी पढ़ाई जाएगी, चिलमर, तू परेशान मत हो, मैंने तुझे बोला ना पढ़ाई जाएगी। इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। क्या बोल रहे हो?
बोलो बेटा। सर कहानी की तरह बताती है ना सर चैप्टर को, हाँ, शायद सर। इसलिए इन्हें ज्यादा क्लियर होता हो। Yes, sir, maybe. Thank you, sir. Good night. थैंक नहीं नहीं गुड बेटा, नाइट। मैं देखो, मैं मेरा क्या है ना, अभी मैं थोड़ा सा एक आपको एक हिंट दे रहा हूँ इसके थ्रू। जब ये Yes, चैप्टर sir. यहाँ से खत्म हो जाएगा ना, तो मैं एनसीईआरटी से भी सबको कराऊंगा, परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। ओके इसके थ्रू सर। क्या रहेगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी पहले, ठीक है, और उस यस पिक्चर सर। को अच्छे से यस सर। इम्प्रोवाइज करेंगे अपनी तरह से, और अच्छे से वी विल बी हैविंग अ ग्रेट आंसर टू राइट व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस, ठीक है। ये बेसिकली हमारे Yes, क्या है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। यस सर। यस ठीक है, सर। तो Yes, हम sir. लोग इसको एक बार यहाँ पे चैप्टर खत्म करके फिर बुक के थ्रू भी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक बार हमारा रिवीजन भी साथ के साथ होता रहेगा। Yes, sir. ठीक Good है, evening, sir. Bye, sir. चलो बच्चों, बाय बाय, गुड गुड इवनिंग नाइट। सर। थैंक यू। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, everyone. गुड गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय।